Assalamu alaikum dear students. We are going to have discussion on the full course test. MCQs number 1 is the fastest runner of the track was. देखें, याद रखें कि जब भी आपके पास वर्ड is, am, are, was, were, आपके पास जब ये 5 वर्ब्स आएंगे तो आप हमेशा इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जब आपके पास ये 5 वर्ब्स आएंगे इज, एम, आर, वाज, वर, आप इसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये 7 हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब अगर आप ऑप्शन ए को देखते हैं तो ही हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑप्शन बी हमारे पास है हिम, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? सॉरी, ये हमारे पास है हिज, ये हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। तो याद रखें कि इन वर्ड्स के बाद चूंकि हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। द फास्टेस्ट रनर ऑफ द ट्रैक वाज ही। एमसीक्यूज नंबर 2, हिज शूज डैश न्यू, ये हमारे पास पेयर्ड नाउन है। पेयर्ड नाउन्स, पेयर्ड नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसमें दो चीजें हमेशा एक साथ होती हैं। ऐसे नाउन्स जिसमें आपके पास दो पार्ट्स होते हैं लेकिन उन दोनों पार्ट्स को हम एक साथ यूज करते हैं। जिस तरह मैंने ये जो एनक पेन है, आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास दो हिस्से हैं एंड बोथ द पार्ट्स आर यूज टुगेदर। इस तरह आपके पास शूज हैं, आपके पास ट्राउजर्स हैं, आपके पास पैजामाज हैं, आपके पास सिजर्स हैं। तो ऐसे नाउन्स को हम कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। और याद रखें कि पेयर्ड नाउन के बाद हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। हमारे पास जब भी पेयर्ड नाउन आएगा हम हमेशा उसके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हिज शूज आर न्यू। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 3, वन ऑफ द डैश प्लेड वेल। जब हमारे पास वन, नन, ईच, एवरी, एनी, आइदर एंड नाइदर, ये वर्ड्स आएंगे। वन, नन, ईच, एवरी, एनी, आइदर एंड नाइदर। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है वो आपके पास है ऑफ। तो याद रखिए कि आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, और जो आपके पास वर्ब आएगा आप उस वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है और आपने इसको जरूर अपने ज़हन में रखना है कि वन, नन, ईच, एवरी, एनी, आइदर, नाइदर के बाद दूसरा वर्ड अगर ऑफ है तो आपके पास जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और आपके पास जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो मैं कहूंगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। तो देखिए नाउन का मैंने कौन सा फॉर्म लगाया है? प्लूरल। और वर्ब का मैंने कौन सा फॉर्म लगाया है? यहां पर मैं लगाया है सिंगुलर। तो इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल। वैसे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्यों गलत हैं? ये इस वजह से गलत हैं क्योंकि यहां पर हमने पॉजिटिव केस को यूज किया है। तो याद रखिए कि हम पॉजिटिव केस को दो तरीकों से बनाते हैं, या तो हम उसको ऑफ के जरिए से बनाते हैं या हम उसको एपोस्ट्रोफी एस के जरिए से बनाते हैं। अब इतना याद रखें कि आपने जब भी पॉजिटिव केस को यूज करना है तो आप इन दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे। अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे तो फिर आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग द पॉजिटिव केस, आइदर ट्राई टू मेक इट थ्रू ऑफ और मेक इट थ्रू एपोस्ट्रोफी एस। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 3 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। देन एमसीक्यूज नंबर 4, दिस टेबल इज फुल ऑफ बुक्स। हमारे पास 4 वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज, दोज। अब अगर इन 4 वर्ड्स के बाद दूसरा हमारे पास जो वर्ड आया है वो वर्ब है तो फिर हमारे पास ये 4 वर्ड्स कंसिडर होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और अगर इन्हीं 4 वर्ड्स के बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड आया है वो नाउन है तो फिर हम इसे कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी यही 4 वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इट। इसके बाद जो वर्ड आया है अगर वो वर्ब है तो फिर आप इन 4 वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, और अगर इन्हीं 4 वर्ड्स के बाद आपके पास जो वर्ड आया है वो आपके पास नाउन है तो आप उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि दिस इज अ न्यू बुक,
और मैं कहता हूं कि दिस बुक इज न्यू। दिस के बाद यहां पर क्या आया है? इज आया है, तो इस वजह से ये दिस हमारे पास बन गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पर दिस के बाद क्या आया है? बुक। बुक हमारे पास क्या है? नाउन है, तो इस वजह से ये दिस हमारे पास बन गया है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आपने जरूर ये पॉइंट अपने जहन में रखना है कि यही वर्ड आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। एक और एमसीक्यूज मेरे ख्याल से आप लोग के 2018 के पेपर का एमसीक्यूज है, अगर आपके पास आ जाए कि विच इज द वे टू गो, और आपके पास आ जाए विच वे टू गो। अब यहां पर विच के बाद क्या आया है? इज आया है, तो इस वजह से ये विच हमारे पास बन गया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां पर विच के बाद क्या आया है? वे। वे हमारे पास नाउन है, इस वजह से ये हमारे पास बन गया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो बस इतना याद रखें कि अगर दूसरा जो वर्ड उसके बाद आया है वो वर्ब है, तो इससे पहले जो वर्ड आया होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और अगर इसके बाद दूसरा जो नाउन आया है, वर्ड आया है, वो नाउन है, तो इससे पहले जो वर्ड होगा वो आपके पास एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर एमसीक्यूज हमारे पास है कि दिस टेबल इज फुल ऑफ बुक्स। दिस के बाद टेबल आया है, टेबल हमारे पास नाउन है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज द राइट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 5, वुड दैट ही डैश अ मिलियनेयर। देखिए, आपके पास अगर एफ आ जाए, आपके पास एज एफ आ जाए, आपके पास एज दो आ जाए, और आपके पास वर्ड दैट आ जाए, आपके पास आ जाए एफ, एज दो एंड वर्ड दैट, ये 4 कंजंक्शंस अगर आपके पास आएंगे, तो बात सुने कि हमारे पास जब सिंगुलर नाउन आता है हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जब हमारे पास प्लूरल नाउन आता है तो हम उसके बाद प्लूरल वर्ब लगाते हैं। लेकिन इन 4 कंजंक्शंस के सिलसिले में चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए, आप उसके बाद वर्ब लगाएंगे। एफ एज दो वुड दैट के बाद चाहे हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आया है या चाहे हमारे पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया है, हम हमेशा इसके बाद वर्ब लगाएंगे। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वुड दैट ही वर अ मिलियनेयर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है, आई विल से दे आर नॉट कमिंग। हम जब किसी सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन में से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो हम उसके टेंस को जरूर चेंज करते हैं, लेकिन 3 सिचुएशंस हमारे पास ऐसे हैं कि जिसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। पहला 2 जो हमारे पास आए हैं, इसका ताल्लुक है रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। आपको जिस तरह पता है कि हमारे पास जब भी कोई डायरेक्ट नरेशन आता है तो उस सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कामास से बाहर होता है। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कामास से बाहर है वो हमारे पास बन जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कामास के अंदर है हम उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया हो, या रिपोर्टिंग स्पीच आपके पास फ्यूचर टेंस में हो, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और आपके पास जो थर्ड वन है, इसका ताल्लुक है रिपोर्टेड स्पीच के साथ, यानी वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कामास के अंदर है, तो अगर उसमें आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन हो तो आप उस सेंटेंस के टेंस को भी चेंज नहीं करते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है या रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में है तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी किस्म का यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन हो तो तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आया है आई विल से, तो वेल हमारे पास फ्यूचर टेंस है, इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, आई विल से दैट दे आर नॉट कमिंग। ऑप्शन बी सी डी इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पर टेंस को चेंज किया गया है। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 7, शी डैश अटेम्प्टेड ऑल द एमसीक्यूज। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसके एंड में सेल्फ आता है या जिसके एंड में सेल्व्स आता है, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं और ऐसे ही प्रोनाउंस को हम एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। वो प्रोनाउंस जिसके एंड में सेल्फ आ जाए या वो प्रोनाउन जिसके एंड में सेल्व्स आ जाए, ऐसे प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इतना भी याद रखें कि सेल्फ को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि सेल्फ्स को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो अगर हमारे पास आई आता है तो आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है वो है माई सेल्फ। अवर के लिए हमारे पास आता है अवर सेल्फ्स। यू के लिए हमारे पास यूर सेल्फ भी आ सकता है
और इसमें यूर सेल्फ भी आ सकता है। ही के लिए हम हिम सेल्फ लगाते हैं, शी के लिए हम हर सेल्फ लगाते हैं, इट के लिए हम इट सेल्फ लगाते हैं, और दे के लिए हम देम सेल्फ्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि शी आया है, इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए, शी हर सेल्फ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। इट सेल्फ इट के साथ आता है, हिम सेल्फ हिम के साथ आता है, और देम सेल्फ्स दे के लिए आता है। फिर हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 8, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर डिस्कस द पॉइंट विद डैश। एक हमारे पास है ईच अदर, और दूसरा हमारे पास है वन अनदर। ईच अदर इज यूज फॉर 2 persons while वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन 2। जब हमारे पास बंदे सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे तो हम उसके लिए ईच अदर लगाएंगे, और अगर बंदे 2 से ज़्यादा होंगे तो हम उसके लिए वन अनदर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है द स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास प्लूरल है एंड द टीचर, तो बंदे हमारे पास 2 से ज़्यादा बन गए हैं। दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज़ वन अनदर। अगर ये इस तरह होता कि द स्टूडेंट एंड द टीचर, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की बात करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ईच अदर। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 9, ही इज डैश ऑफ द 2। हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास है कंपैरेटिव, और तीसरा हमारे पास है सुपरलेटिव। हमारे पास एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम यूज करते हैं 1 के लिए, कंपैरेटिव को हम यूज करते हैं 2 के लिए, जबकि सुपरलेटिव को हम यूज करते हैं 3 या मोर देन 3 के लिए। जब बंदे 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो फिर हम उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। यहां पर वो कहते हैं कि ही इज डैश ऑफ द 2, वो 2 की बात कर रहे हैं। दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ही इज बेटर ऑफ द 2। गुड को हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, यानी एक इंसान के लिए, और बेस्ट को हम यूज करते हैं 3 या मोर देन 3 के लिए। यहां पर चूंकि सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों की बात हो रही है, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ही इज बेटर ऑफ द 2। एमसीक्यूज नंबर 10, वी डिस्कस डैश एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पर एक हमारे पास है अदर, और दूसरा हमारे पास है अनदर। अदर के बाद जो हमारे पास नाउन आता है वो प्लूरल होता है, अनदर के बाद हमारे पास जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास आया है एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स हमारे पास प्लूरल हैं, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वी डिस्कस्ड अदर एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एमसीक्यूज नंबर 11, इट इज टाइम टू मेमोराइज द लेसन्स। ऐसे सेंटेंसेस को हम इट इज टाइम या इट वाज टाइम सेंटेंसेस कहते हैं, और इसको हम इट इज टाइम या इट वाज टाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्टार्ट में इट इज टाइम या इट वाज टाइम आता है, तो इस वजह से। सही है, जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में आपके पास कोई बड़ा ट्रिक हो। तो चूंकि इस सेंटेंस के स्टार्ट में इट इज टाइम या इट वाज टाइम आता है, इस वजह से हम इसको इट इज टाइम या इट वाज टाइम सेंटेंसेस कहते हैं। इसको जब आप चेंज करते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये है कि इट इज टाइम या इट वाज टाइम अपनी ही जगह पर रहता है। अपनी ही जगह पर रहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इट इज टाइम आया है तो इट इज टाइम ही रहता है, और अगर आपके पास इट वाज टाइम आया है तो इट वाज टाइम ही रहता है। फिर आप उसके बाद लगाते हैं फॉर, फिर आप उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर आप उसके बाद लगाएंगे टू बी, और फिर आप उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इस वजह से जब हम इसको चेंज करेंगे तो इट इज टाइम को हम अपनी जगह पर रख लेंगे, फिर क्या आएगा? फॉर आएगा, फिर इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? द लेसन्स है, फिर क्या लगाएंगे? टू बी, और हमारे पास वर्ब कौन सा है? मेमोराइज। तो मेमोराइज का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या है? मेमोराइज्ड। तो हमारे पास आ जाएगा इट इज टाइम फॉर द लेसन्स टू बी मेमोराइज्ड। तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, इट इज टाइम फॉर द लेसन्स टू बी memorized. MCQs number 12, she threw a stone dash water. In और on, ये दोनों हमारे पास है static prepositions. Into और onto हमारे पास है dynamic prepositions. Static prepositions कौन से prepositions होते हैं? वो preposition जिसमें place change नहीं होती, और dynamic वो होती है जिसमें place change होती है। तो आप इन और ऑन को उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब उसमें आपके पास जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही है, और अगर मूवमेंट हो रही है तो फिर आप इनटू और ऑन टू लगाएंगे। देखिए अब पॉइंट को समझिए, ये मेरे हाथ का सरफेस है और ये इस मार्कर का बैक है। जब एक चीज़ का सरफेस दूसरे चीज़ के बैक को टच करता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं ऑन। द मार्कर इज ऑन माई हैंड। और अगर
वो जो चीज़ है वो आपके पास इनक्लोज्ड है, चारों साइड से बंद है आप कह सकते हैं, तो फिर आप उसके साथ लगाते हैं इन। तो अगर मैं इस मार्कर को इस तरह पकड़ूंगा तो फिर मैं कहूंगा कि द मार्कर इज इन माई हैंड। फिर हमारे पास है इन टू एंड ऑन टू। इसके लिए वाटर का एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये आपके पास एक स्टोन है, आप इसको फेंकते हैं तो ये इस पानी के अंदर चला जाएगा, तो ये जब पानी के अंदर जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा इन टू। आप एक पेपर को उठाते हैं, कागज़ को उठाते हैं, तो वो कागज़ जब आप फेंकेंगे ये इसके सरफेस पर रह जाएगा, तो फिर आप उसके लिए लगाएंगे ऑन टू। इस तरह आप लोग के पास पेपर का एक MCQs है कि द कैट जम्प डैश द टेबल, इन टू आएगा या ऑन टू आएगा? ऑन टू आएगा। क्यों? क्योंकि वो कैट उस टेबल के अंदर जाएगा नहीं, बल्कि वो उसके सरफेस पर रहेगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास स्टोन आया है तो स्टोन तो पानी के अंदर जाएगा, दैट इज वाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शी थ्रू अ स्टोन इनटू वाटर। MCQs नंबर 13, द बैंक रिमेन्स ओपन डैश 9 डैश 5। एक हमारे पास है फ्रॉम और दूसरा हमारे पास है टू। फ्रॉम को हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और टू को हम यूज़ करते हैं एंडिंग पॉइंट के लिए। जिस वक्त या जिस जगह से ये चीज़ शुरू हुई है तो आप उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, और जिस जगह या जिस टाइम वो चीज़ ख़त्म हुई है तो आप उसके लिए टू लगाते हैं। तो हम कहते हैं कि द बैंक रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 to 5। ओपनिंग की बात करें तो ये 9 बजे शुरू हो जाती है और 5 बजे ख़त्म हो जाती है। अगर MCQs इस तरह आए कि फॉर एग्जांपल द फ्लाइट इज डैश पिशावर डैश काबल, तो आप कहते हैं कि फ्रॉम पिशावर टू काबल, क्योंकि ये पिशावर से शुरू होगा और काबल चला जाएगा। लेकिन अगर MCQs इस तरह आ जाए कि द फ्लाइट रीच्ड डैश पिशावर डैश काबल, तो फिर आप लगाते हैं कि टू पिशावर फ्रॉम काबल, क्योंकि रीच हमारे पास कौन सी जगह होती है? जो एंडिंग जगह होती है। तो इस वजह से फ्रॉम टू स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और टू फ्रॉम एंडिंग पॉइंट के लिए। तो MCQs नंबर 13 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, द बैंक रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9 to 5। MCQs नंबर 14, ही में अरेंज अ पार्टी। ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में अगर में आ जाए तो हम उसको चेंज करते हैं मे बी में। अगर माइट आ जाए तो माइट बन जाता है माइट बी। कैन को आप चेंज करेंगे कैन बी में, जबकि कुड को आप चेंज करेंगे कुड बी में। वुड को आप चेंज करेंगे वुड बी में। मस्ट को आप चेंज करेंगे मस्ट बी में। और टू को आप चेंज करेंगे और टू बी में। तो सिंपल पॉइंट ये कि आप इसके साथ सिर्फ और सिर्फ बी का इजाफा करेंगे। तो इस वजह से इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, अ पार्टी में बी अरेंज बाय हिम, ऑप्शन सी इज द राइट वन। अब हो सकता है कि आप में से कुछ ने लिखा हो कि अ पार्टी माइट बी अरेंज बाय हिम। तो बात सुने भाई, मे को हम चेंज करते हैं मे बी में, एक्टिव पैसिव वॉइस में। ये मे को जब हम माइट में चेंज करते हैं, कब करते हैं आपको पता है? ये जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मे बन जाता है माइट, कैन बन जाता है कुड। लेकिन यही कैन मॉडल अब जब आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं तो फिर आप इसको चेंज करते हैं कैन बी में। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। MCQs नंबर 15, आई विल स्टे देयर डैश द टेस्ट इज ओवर। टिल और अनटिल आप इसको यूज करते हैं एंड ऑफ टाइम के लिए, जब आप किसी चीज का इख्तिताम मेंशन करते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें ऑप्शन है सिंस, तो सिंस आपको हम यूज करते हैं स्टार्ट ऑफ टाइम के लिए। और अनलेस को हम यूज करते हैं कंडीशन के लिए, जब हम कोई शर्त देते हैं कि अगर आप ये पहला वाला काम नहीं करेंगे तो दूसरे काम में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आई हैवंट सीन हिम सिंस ही गॉट मैरिड लास्ट ईयर। जब से उसकी शादी हुई है तब से मैंने उसको नहीं देखा है। तो कब से हम उसके शादी से स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से सेंस आएगा। यहां पर मैं कहता हूं कि आई विल स्टे देयर डैश द टेस्ट इज ओवर, उस टेस्ट के इख्तिताम तक मैं रहूंगा, तो क्या आएगा? टिल या अनटिल में से सिलेक्शन करेंगे। अब अगर आपके पास ऑप्शन डी हो कि बोथ ए एंड बी, तो फिर तो आप बोथ ए एंड बी को टिक कर लेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास बोथ ए एंड बी नहीं है, इस वजह से इसमें आप प्रेफर किसको करेंगे? अनटिल को करेंगे। टिल आपके पास इनफॉर्मल है और अनटिल आपके पास फॉर्मल है। दैट इज वाई इन MCQs नंबर 15 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs नंबर 16, द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द कार। इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा द कार हैज बीन रिपेयर्ड, ऑप्शन डी। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं कि बाय द मैकेनिक, तो इस सेंटेंस को हम फिर क्या करते हैं? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए हमारे पास नॉर्मल रूल क्या है कि हम जब किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट को कहाँ पर लेकर जाते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन दो ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसमें आपने सब्जेक्ट को ओमिट करना है। ओमिट करने का मतलब होता है खत्म करना। तो ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट, इसके लिए आपके पास दो सिचुएशंस है। एक को हम कहते हैं वेल नोन सब्जेक्ट
और दूसरा हमारे पास है अननोन सब्जेक्ट। वेल नोन सब्जेक्ट का मतलब ये कि जब एक ऐसा सब्जेक्ट मेंशन हो जो कि सारे दुनिया वालों को पता होता है कि ये काम कौन करता है। फॉर एग्जांपल, मरीज को कौन देखता है? डॉक्टर देखता है। क्लास में लेक्चर कौन देता है? टीचर देता है। अदालत में फैसला कौन सुनाता है? जज सुनाता है। तो ये हमारे पास ऐसे सिचुएशंस है जो कि सारे दुनिया वालों को पता होता है कि ये काम कौन करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने सब्जेक्ट को ओमिट करना है। अब गाड़ी को कौन ठीक करता है? मैकेनिक को ठीक करता है, तो ये तो सारे दुनिया वालों को पता है, इस वजह से आप बाय द मैकेनिक को यूज नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास जो सिचुएशन है दैट इज अननोन। अननोन का मतलब ये है कि जब हमें पता ना हो कि ये काम किसने किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि समबॉडी कॉल्ड मी, अब ये समबॉडी कौन है? तो इस वजह से जब हम इसको चेंज करेंगे हम कहेंगे कि आई वाज कॉल्ड। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 16 में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आप में से कुछ ने शायद हेड बीन लगाया हो, तो नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में। एमसीक्यूज नंबर 17, शी कम्स हियर डैश एवरी संडे। हमारे पास जब डे आता है तो हम हमेशा उससे पहले ऑन लगाते हैं। मैं कहता हूं कि आई विल इन्फॉर्म यू ऑन मंडे, दे विल कम हियर ऑन ट्यूसडे। तो हमारे पास जब डे आता है हम उससे पहले ऑन लगाते हैं। लेकिन अगर डे के से पहले आपके पास कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड का मतलब है कि नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट, कमिंग, सही है, तो आपके पास जब डे के नेम से पहले कोई भी वर्ड आएगा फिर आप उसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, यानी आप उसके साथ जीरो प्रीपोजिशन लगाते हैं। जीरो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि हम इसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। दैट इज वाई इन एमसीक्यूज नंबर 17 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। फिर से सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डेट और डे के साथ हम ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर डे से पहले आपके पास कोई वर्ड आ जाए तो फिर आप उसके साथ जीरो प्रीपोजिशन लगाते हैं। दैट इज वाई इन एमसीक्यूज नंबर 17 द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 18, कॉग्निजेबल मीन्स नोएबल, एक ऐसी चीज जिसको आप जान सकते हैं हम उसे कॉग्निजेबल कहते हैं। अननोन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको आप नहीं जान सकते हैं। और इमोशनल का मतलब होता है जज्बाती, और रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। तो एमसीक्यूज नंबर 18 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 19, हेट का मतलब होता है नफरत। तो हेट का हमारे पास कंटेम्प्ट भी आता है, डिसडेन भी आता है और स्कॉन। तो एमसीक्यूज नंबर 19 में आपके पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 20, दैट इज एग्रीव्ड मीन्स। एग्रीव्ड का मतलब होता है खफा होना, सही है, मायूस होना। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है डिसप्लीज्ड, इसका भी मतलब होता है मायूस होना। डिसकंटेंट का मतलब भी होता है मायूस होना, और ब्राउन ऑफ का भी मतलब होता है मायूस होना। तो लास्ट एमसीक्यूज में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। होपफुली ये एमसीक्यूज अभी आप लोग के लिए क्लियर है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।